तो आज की जो स्टोरी है वो लखनऊ की है। एक ऐसे परिवार के अंदर कुछ ऐसा हो जाता है जो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दरअसल इनके परिवार में एक ऐसा शख्स है, एक लड़का है जिसकी उम्र 27 से 28 साल की है। वो परेशान रहता है, वो विकलांग हो चुका है, आज उसके पैर नहीं हैं, आज उसके हाथ नहीं हैं, बहुत ही परेशान रहता है। घर वालों का कहना है कि वो रात में जब लेटा होता है या दिन में जब भी अकेला होता है, जब कोई घर का सदस्य नहीं होता, पता नहीं क्यों अजीब तरीके की आवाज़ें करता है। उसको ऐसा महसूस होता है कि कोई आसपास है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसको डरा धमका रहा हो। और ये जो लड़का है इसकी अपनी एक बहन भी है, उसके साथ भी कुछ गलत होता है और ये पूरा परिवार बहुत ही प्रताड़ित है। कुछ ऐसा हुआ इनके घर में, लेकिन ये जो हुआ ये सामान्य नहीं है, ये बड़ा असामान्य है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने काला जादू करा रखा हो, या कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई भूत प्रेत आत्माओं का इनके घर के अंदर वास हो चुका हो, इस लड़के के ऊपर कोई आता हो। क्योंकि कई बार तो ये अजीब तरीके की आवाज़ें करता है, कभी अपनी ही आवाज़ को बदलकर दूसरे के जैसे बोलने लगता है। कई बार इसके शरीर के अंदर ऐसा लगता है कि कोई महिला प्रवेश कर गई हो और वो अजीब तरीके से पतली आवाज़ में बात करती है। लोग बहुत प्रताड़ित हैं, इनके घर के लोग तंत्र मंत्र कराने की कोशिश करते हैं, तांत्रिकों को बुलाते हैं। बहुत कुछ ऐसा है जो इस परिवार के साथ हुआ, जो घटित हुआ। शायद इस स्टोरी के बाद जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये चीज़ समझ में आए कि किसी इंसान के साथ गलत करने का हश्र क्या होता है। कई बार आपकी छोटी सी गलती आपको कितना बर्बाद कर सकती है, यहाँ तक आपको भूत प्रेत आत्माओं का सामना तक करा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको वो मंजिल लेकर चलते हैं जहाँ से इनके घर की स्थिति जैसी हुई, वो कैसे हुई, क्या स्थिति पैदा हुई थी। दरअसल ये युगांत नाम का एक लड़का है। अक्सर होता है कि जब आप की उम्र वही 20-22 साल की होती है तो आपको लगता है कि कोई एक ऐसा शख्स हो जिसे मैं पसंद करूं और वो भी मुझे पसंद करे। दरअसल ये जो युगांत है अच्छा लड़का है, लोगों की मदद करता है, लोगों के साथ रहता है, लेकिन लोग इसको थोड़ा चोमू बोलते हैं। चोमू इसलिए क्योंकि लड़कियों का जहाँ ग्रुप होता है वहाँ पर ये ज़्यादा पाया जाता है। लड़कियों के साथ संबंध बनाकर रखना और फ्रेंड जोन में बनकर रहना, कुछ ऐसी हरकतें इसके साथ हुई हैं। ये दरअसल एक स्कूल में पढ़ता था। दरअसल इनका 12th वाला जो क्लास है वो कंप्लीट हो जाता है और इनकी ज्वाइनिंग होती है BA फर्स्ट ईयर में। लखनऊ के अंदर ही एक यूनिवर्सिटी से संबंधित एक स्कूल है जो कि कानपुर यूनिवर्सिटी है, उसी से संबंधित एक स्कूल है जहाँ पर ये जाता है रोज। अब मेन क्या सीन है कि ये जो लड़का है जब कॉलेज के अंदर जाता है, पहले तो उसको लगता है कि कॉलेज बड़ा हसीन होगा, वहाँ पर कई सारे लोग होंगे, बहुत सारे लड़कियाँ होंगी, बहुत सारे लड़के होंगे, ट्रिप करेंगे, एंजॉय करेंगे। लेकिन इसको कॉलेज के अंदर कुछ वैसा दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन एक लड़की है इनके कॉलेज के अंदर जो कि अभी अभी वो भी BA फर्स्ट ईयर में उसकी ज्वाइनिंग हुई है, जिसका नाम रीवा है। रीवा दरअसल कोई साधारण लड़की नहीं है, बहुत ही खूबसूरत लड़की है। ये समझ लीजिए ऊंचे कद की है और बहुत खूबसूरत है, लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। और जब आपके कॉलेज में एक ही खूबसूरत लड़की हो तो कहीं ना कहीं वो अट्रैक्शन का पॉइंट बनती है, और रीवा भी कुछ इन्हीं में से एक थी। कई सारे लड़के कोशिश करते थे कि रीवा से बातचीत करें। उन्हीं में से एक दिन क्या होता है कि कोई बातचीत होती है, कोई प्रोफेसर कोई बात बोलकर जाते हैं कि ये चीज़ काम कर लेना। कोई ग्रुप डिवाइड करते हैं, ग्रुप डिवाइड के हिसाब से कोई एक कार्यक्रम करना था इनको, जिसमें जो युगांत और रीवा भी सम्मिलित थे। युगांत का वो सीधापन, युगांत का वो साधारण जो रवैया था, जो लोगों के प्रति उसकी मदद करने की इच्छा होती थी, और इतने अच्छे तरीके से वो बात करता था कि रीवा उसकी बातों से कहीं ना कहीं उसकी तरफ अट्रैक्ट होती गई और रीवा युगांत से बहुत अच्छे से बात करती। समय बीतता जाता है, युगांत और रीवा की अच्छी जमने लगती है। लोगों का ये कहना होता था कि पता नहीं लगता है ये दोनों लोग रिलेशनशिप में है कि क्या है, क्योंकि कई बार रीवा के बातों से, बर्ताव से, हरकतों से, उसकी स्थितियों से ऐसा लगता है कि वो युगांत को बड़ा प्रेम करने लगी है मन ही मन में। तो कई बार होता है ना, दोस्त यार आपके होते हैं, वो आपको चिढ़ाते हैं कि वो लड़की है, लगता है लाइन वाइन मार रही, भैया थोड़ा सा ध्यान वाइन दो, थोड़ा आगे आगे बढ़ो, थोड़ा लाइन वाइन सेट हो जाए। पहले तो युगांत के अंदर ऐसा था नहीं कि वो रीवा से कोई ऐसा रिलेशनशिप स्टेटस को कायम करेगा, लेकिन बहुत दिन समय बीत जाते हैं। रीवा के साथ बिताए गए उसके वो हसीन पल, वो कब उसको उसके उतना करीब लेकर आ जाते हैं कि एक छुट्टी हो जाती है। वो छुट्टी का जो समय होता है वो युगांत को खलने लगा। खलना इतना चालू हो गया कि वो 4-5 दिन की मात्र छुट्टी उसको ऐसा लगने लगा कि जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। पूरे जीवन में कोई रस न बचा हो, किसी से मिलने जाता था तो मिल ही ना पाता था, लोगों में कोई रुचि ना हो, किसी काम में कोई इसकी रुचि ना पैदा हो रही थी, घर के अंदर मन नहीं लगता था, घर में जब भी बैठा था अकेला अकेला सा गुमसुम सा बैठा रहता। अब किसी को क्या बताया कि वो रीवा की चाहत में उदास होकर ऐसा देवदास सा बना बैठा है, ये बता भी नहीं सकता। लेकिन युगांत के अंदर रीवा के प्रति प्रेम बहुत था। वो रीवा की मुस्कुराहट, वो रीवा की जो बात करने का तरीका होता था, उसके हर एक नए दिन पर नए कपड़ों को पहन कर आना, उन कपड़ों में रीवा को देखना, रीवा के साथ बैठकर उसकी जो लटें होती हैं उनको संवारना और उसके लिए मदद कर देना, उसके लिए पानी लेकर आना, कभी कभी तो घर से ही कुछ बनाकर लेकर चले जाना। ये सारी बातें रीवा यानी युगांत को काफ़ी ज़्यादा याद आया करती थी। समय बीता
4-5 दिन गुजर जाता है और वो नज़दीक दिन आता है जब ये कॉलेज जाता है। कॉलेज गया तो देखा कि रीवा आज आई नहीं है, पता नहीं क्यों, शायद वो पीरियड्स में थी, जो भी है, तो उसने छुट्टी ले रखी थी और इसने संपर्क साधा तो पता चला कि जो रीवा है वो इन पीरियड्स में है, अभी 1-2 दिन नहीं आएगी। वैसे ही एक लड़का अभी 4-5 दिन से परेशान और गुमसुम सा रह रहा था और अब जब उसको पता चलता है कि 1-2 दिन और भी अभी मुलाकात नहीं होगी तो उसके अंदर पता नहीं क्यों बेचैनी सी होने लगी। एक बार उसका मन करा कि रीवा के घर चले जाएं, इसी बहाने उनके मम्मी पापा से मुलाकात हो जाएगी, लेकिन ऐसा किया नहीं उसने क्योंकि इसके अंदर डर था, सीधा था, बहुत ज़्यादा हरकतें नहीं करता था। मन तो बड़ा हो रहा था कि रीवा के घर चला जाए क्योंकि ज़्यादा दूरी पर रीवा का घर था नहीं, लेकिन फिर भी ये गया नहीं। कॉलेज में इंतजार करता है। 2 दिन के बाद रीवा आती है और वो पहली मुलाकात ऐसा लग रहा था कि जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट टाइम उसने रीवा को देखा हो। बड़ी दूर से वो धीरे धीरे चलती चलती उसके करीब आ रही थी और वो रीवा को देखे जा रहा था, देखे जा रहा था, देखे जा रहा था। उसकी पलकें नहीं झपक रही थी, इतना प्रेम था उसके अंदर, इतना लगाव था रीवा के प्रति, पता नहीं क्या था। लेकिन जब रीवा एकदम नज़दीक आ जाती है, इतनी नज़दीक कि उसके सांसें इसके जो सांसों को मिलने लगी, तब इसको महसूस हुआ कि हाँ, रीवा सामने खड़ी है। रीवा ने बोला युगांत, तो युगांत पहले तो झिलमिलाया लेकिन पहले बोल नहीं पाया, लेकिन जब वो बोला तो देखा कि रीवा मेरे सामने खड़ी। एकदम से उसके आंखों से आंसू आ गए। तो रीवा ने पूछा इतना क्यों परेशान हो? तो बहाना बना दिया क्योंकि अभी रिलेशनशिप में नहीं थे, सिर्फ बातें चल रही थी। अक्सर इसको ऐसा लगता है कि रीवा इसको पसंद करती है। रीवा की हरकतें, कभी उसके कंधे पर सर रख देना, कभी छुट्टी के समय में वो गार्डन में अकेले बैठे होना युगांत का, और रीवा का दूर से आ जाना कि खाना खाओगे, टिफिन खाओगे, जो भी लेकर आती थी वो खिलाया करती थी। इन दोनों की बातें अच्छी खासी चल रही थी। तो एक बार किसी इन्हीं के एक फ्रेंड था सौरभ, उसने युगांत से बोला कि यार लगता है कि अब तुम्हें प्रपोज कर देना चाहिए। तो युगांत के मन में भी ख्याल पैदा होने लगे। वो रातों रातों में सोचता कि किस तरीके से प्रपोज करेंगे, कहीं वो प्रपोजल मना ना हो जाए, कहीं रीवा बुरा ना मान जाए। ऐसे बहुत सारे लाखों सवाल उसके मन में चला करते। एक दिन की बात है, इनका कोई पार्टी थी स्कूल के अंदर। वो होता है कि सारे सीनियर्स वगैरह जब निकल जाते हैं, एनुअल पार्टी होती है। एनुअल पार्टी के समय इसको महसूस होता है युगांत को कि कोई एक लड़का है जो रीवा को छोड़ने के लिए बाइक से आया है। तो युगांत रीवा से पूछता है कि ये कौन लड़का था? तो उसने बोला कि ये मेरा भाई था। कुछ उसने ज़्यादा कुछ जवाब नहीं दिया। और कई बार युगांत रीवा से पूछा करता कि कभी कोई पुराना कोई बॉयफ्रेंड वगैरह हो या कुछ हो तो मुझे बता सकती हो, पर रीवा का कभी ऐसा कहना हुआ नहीं। वो बातों बातों को टाल देती थी लेकिन कभी कंफर्मेशन नहीं देती थी कि उसका भी कोई बॉयफ्रेंड है या रिलेशनशिप स्टेटस में है। एनुअल की वो पार्टी जब सारे ही लोग अपने मस्ती में मस्त थे, हर एक इंसान बहुत सच कर खूबसूरत बनकर आया हुआ था। आज वो पार्टी जिसमें वो लड़कियां जो खूबसूरत लग भी नहीं रही थी, उन्होंने भी अपने आप को बना ठना कर रखा हुआ था और हर एक लड़का बढ़िया सा मस्त सा ब्लेजर ब्लैक, और इसने युगांत ने भी अच्छी एक ड्रेस को कैरी किया हुआ था। लेकिन सारी ड्रेसें उस समय फीकी हो जाती हैं जब युगांत रीवा को देखता है अपनी नज़रों से, जब वो काली साड़ी में आ रही होती है कॉलेज की तरफ और लंबी सी हील उसको और ज़्यादा ऊंचा कर रही थी। ऑलरेडी जो रीवा ऊंचे कद की थी, लेकिन वो लंबी सी हील, काली सी साड़ी और हल्की सी कमर का दिखना, उसने शायद पार्लर में काम कराया था तो बाल भी हल्का कर्ल थे, बड़ी खूबसूरत लग रहे थे उस दिन। युगांत जो है रीवा से बात करता इससे पहले कि प्रोफेसर ने युगांत को बुलाया कि जरा इधर आना, इधर का मैनेजमेंट देख लेना। हालांकि युगांत को रीवा से बात करनी थी लेकिन रीवा से बात कर नहीं पाया। युगांत दूर से देखता है कि रीवा के साथ कोई लड़का है। ये वही लड़का है जो बीते कुछ दिनों में रीवा को बाइक से छोड़ने के लिए आया था। रीवा को हाथ में ऐसे हाथ डालकर चल रहा हो जैसे लड़का, वैसा कुछ दिखाई पड़ रहा था और उसके साथ वो घूम रहा था। ये बात युगांत दूर से देखता है, जैसे उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई हो, जैसे न चाहते हुए भी उसका कोई ब्रेकअप हो चुका हो, दिल टूट गया हो, जैसे उसकी दुनिया उजड़ गई हो। क्योंकि जब एक लड़का किसी लड़की को प्रेम करता है और कोई गैर मर्द उसको टच करता है, टच तो बड़ी दूर की बात है, भाई साहब ने हाथों में हाथ डाल रखा था, तो उसकी ज़िंदगी कैसी बीतेगी वो वही समझ सकता है जिसने कभी किसी से प्रेम करा है। आज युगांत को ऐसा लग रहा था उसकी जो बोलने की घिघी है वो सी बंध गई थी। प्रोफेसर ने आवाज़ दी तो वो कुछ आवाज़ का रिप्लाई नहीं कर पाया, लेकिन बात तब बिगड़ गई, दिल तब टूट गया, धरती तब फट गई, आसमान तब चीर गया जब उसने देखा कि वो जो लड़की है, जो रीवा है, वो एक लड़के के साथ एक कोने में थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा क्लोज होकर एक दूसरे को किस कर रहे हैं। उसने उसकी उस कमर पर हाथ रखा था जिसने उसकी उस कमर को उस समय देखा था जब वो पहली बार चलती हुई चली आ रही थी और उसको लगा कि कितनी खूबसूरत कमर है इसकी। उसके ऊपर किसी दूसरे का हाथ युगांत को अंदर से तोड़ गया। एकदम से झड़पड़ाया युगांत, कर नहीं पाया कुछ, दौड़ते दौड़ते उसके पास गया और रीवा को आवाज़ देता है। पहले तो उसका मन करा कि रीवा को थप्पड़ मार दे, बहुत तेज इसको थप्पड़ मारे, इसको सबक सिखाए कि क्या कर रही है, ये तो मेरी है। लेकिन फिर युगांत ठिठक गया क्योंकि उसने पता था कि मैंने अभी कोई बात बोली नहीं है, कहीं बात बिगड़ न जाए और रीवा बात
मना ना कर दे किसी चीज के लिए, उसने कुछ बोला नहीं है। रीवा ने पलट कर देखा कि हाँ युगांत, अरे तुम इतने देर में आए, मैं तुमसे कब से ढूंढ रही थी, मिलो मेरे बॉयफ्रेंड से, इनका नाम है आयुष। युगांत के सामने आयुष खड़ा है, बड़ा हैंडसम सा, वो भी लंबा चौड़ा स्मार्ट एकदम, जितनी लंबी रीवा उससे भी कहीं ज़्यादा लंबा, जैसे जिम विम करा हो। युगांत अपना लड़का जो कभी जिम विम नहीं जाता, साधारण सिंपल सा लड़का, मस्त सा एकदम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से देख रहा था। और जब आयुष को देखता है तो उसके अंदर जेलसी पैदा हो जाती है। वो मिलता है, आयुष से हाथ मिलाता है, आयुष भी उससे हाथ मिलाता है, और आयुष युगांत के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, बेटा थोड़ा हिसाब से रहना, मेरी बंदी तुम्हारे कॉलेज में है, लाइन वाइन तो नहीं मारते हो। वो थोड़ा फ्लर्टी बॉय था। तो रीवा उसके थप्पे से कंधे पर टैप करती है, आयुष क्या है तुम भी मस्ती कर रहे हो, चलो सब कोई पार्टी एंजॉय करते हैं। पूरी पार्टी वगैरह हो जाती है, सब कुछ संपन्न हो जाता है। जहां एक तरफ धूम से पार्टियां बन रही थी, बढ़िया बैंड बाजों वाले जो डीजे वाले गाने होते हैं वो सब चल रहे थे, हर कोई पार्टी एंजॉय कर रहा था, कोई मॉकटेल एंजॉय कर रहा था। आज थोड़ी सी छूट भी थी तो कुछ लड़कों ने बियर वगैरह भी पी रखी थी। युगांत का दिल टूटा हुआ था, वो अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था सौरभ के, और सौरभ उस बात को करोचता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो उसके उस सॉफ्ट दिल पर खरोच मार रहा हो। बार बार वो सौरभ की बातें युगांत को अंदर ही अंदर से तोड़ती चली जा रहे थे। जहां सौरभ बियर पी रहा था और युगांत ने बियर नहीं पी हुई थी आज तक,
बहुत क्लोज फ्रेंड हो तुम मेरे। तुमसे ज़्यादा तो मैंने पूरे कॉलेज में किसी को माना ही नहीं। और जब तुमको मैं बताती या मैं बोलती या मना करती तो शायद तुम्हें बुरा लगता। तुम पहले मुझसे एक बार पूछ लेते कि क्या मैं तुमसे प्रेम करती हूँ या नहीं। तुमने मुझसे कई बार पूछा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है कि नहीं। मैं अपने रिलेशनशिप स्टेटस को एक्सपोज नहीं करना चाह रही थी। दैट्स फॉर द रीजन मैं नहीं चाहती थी कि कोई जाने, और एक अच्छे मौके के तलाश में मैं मिलवाना चाह रही थी आयुष से। मेरी गलती, मुझे माफ़ करो, सॉरी। देखो मैं ना घुटने पे बैठ के सॉरी बोल रही हूँ। युगान बोलता है कुछ मत करो, तुम शांत बैठो। अच्छा लगा हम दोनों की दोस्ती को देखकर। भाव मतलब मैं जवाब नहीं दे सकता, तुम इतनी अच्छी रही मेरे लिए। चलो बहुत अच्छा रहा, लेकिन मैं एक पौधे को पेड़ जब बना चुका हूं अपने जीवन में, तो पेड़ से पौधा नहीं बना सकता। तो बोलती रीवा मतलब क्या है तुम्हारा? यानी कि मैं, युगांत कहता है, यानी कि मैं जो है दोस्ती से कहीं ऊपर तुम्हें समझता हूँ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मेरे सपने में आती हो कई बार, पता नहीं क्या क्या बनकर, कभी मेरी पत्नी बनकर, कभी वो हसीन सी राजकुमारी बनकर। मैं राजकुमार सा बना हूँ, घोड़े पर जा रहे हों हम दोनों बैठकर और बादलों में ये घोड़ा उड़ रहा हो। कई बार तो ऐसे सपनों को मैंने देखा। कई बार तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि तुम वरमाला लेकर आई हो दरवाजे पर खड़ी, और मैं सो रहा था और सोते सोते उठकर आया तो तुमने बोला, अरे मेरे बाबू ये लो तुम वरमाला पहनो। कई बार ऐसे बहुत सारे हसीन पल मैंने देखे हैं। जब तक मैं तुम्हारे साथ रहा जिंदगी बहुत खूबसूरत रही रीवा। आज से हम दोनों की दोस्ती यहीं से खत्म होती है। तो रीवा उसको समझाती है, लेकिन युगांत मानता नहीं है, और आंखों में वो आंसू लिए रीवा खुद देख रही थी उसकी आंखों में आंसू है। उन आंसुओं को लेकर युगांत वहां से चला जाता है। खैर वो दिन भी गुजर जाता है, वो मंजर भी गुजर जाता है, जब युगांत की आंखों के सामने रीवा किसी और की तारीफ कर रही थी। अब युगांत टूट चुका है। अब युगांत वो लड़का है जो सब कुछ कर सकता है। युगांत मन ही मन सोचता है कि यार मैंने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया एक लड़की के लिए। बहुत सारे लोगों से बातचीत करता है, कई लोग उसको समझाते हैं, दोस्त यार होते हैं ना लड़के लोग, उनका सीधा ये कहना होता है कि 36 आएंगी कहाँ पड़े हो चक्कर में लला। एक ही थोड़ी ना है जीवन में, शादी करा लो। ज़्यादा आग लगी हो तो बताओ, तो वैसे खाने पर बिठवा दें, प्रोस्टिट्यूशन करवा दें, सारी आग बुझा लेना बेटे। काय मस्ती कर रहे हो? वो रीवा जैसी लड़की जो किसी और के उसके पीछे पड़े हुए हो, एटीट्यूड मार रही तुम्हारे सामने किसी और को लेकर आई, तुम भी कहाँ पड़े हो? दोस्त लोग समझाते हैं, अपने यार लोग बैठते हैं तो चार बातें अच्छी हो जाती हैं। लेकिन वो अच्छी बातें, वो अच्छी राय तब समझ में आती है जब दिल खुला हो, और जब दिल बंधक में बंधा हो और दिल टूट चुका हो, दिल किसी और के प्रेम में कवर हो चुका हो, तो कैसे किसी की बात समझ में आए? वो समझ ही नहीं आ रही थी युगांत को। तो युगांत ने ऐसे प्लान बनाया कि अब तो सब कुछ बिगड़ ही चुका है, रीवा को उसकी मैं औकात याद दिलाऊंगा। अच्छा, ये चीज सोचते सोचते अगले दिन की बात है, सोचते सोचते जा ही रहा था कि पता नहीं क्यों इसकी नजर पड़ी एक बाइक पर। और वो बाइक किसी और की नहीं थी, वो आयुष की थी। वो वही बाइक, वो वही चीज जब रीवा पहली बार आयुष के साथ बैठकर आई हुई थी। और जब इसने रीवा से पूछा था कि ये कौन है तुम्हारा, तो रीवा ने भाई बोला था। और वो वही लड़का जिसके साथ उसने किस करा हुआ था, और जब पकड़ लिया था तब उसने अपने प्यार का इजहार किया हुआ था, एक्सपोज किया हुआ था। तो अपने आंखों के सामने जब युगांत उस बाइक को देखता है तो सिर्फ बाइक नहीं देखता, बाइक पर बैठा हुआ आयुष देखता है, और आयुष के पीछे बैठी हुई रीवा को देखता है। उसने एक छोटा सा प्यारा सा बैग डाल रखा था, मस्त से कपड़े पहन रखे थे, शॉर्ट ड्रेसेस पहन रखी थी। उसकी वो खुली खुली सी टांगे शॉर्ट ड्रेसेस में उसको और ज़्यादा हसीन लग रही थी, अच्छी लग रही थी। उसके बाल धीरे धीरे से उड़ रहे थे, और ये भी अपने बाइक से था। तो उसने अपनी बाइक को स्टार्ट करा पीछा करने के लिए, आखिर ये जाते कहाँ हैं। तो पीछा करते 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 कम से कम 10 किलोमीटर वो बाइक चली होगी। और चलते चलते वो बाइक एक उतरती है एक ऐसे रेस्टोरेंट में जिसमें जो लोग खाना वाना खाते हैं। ये बाहर इंतजार कर रहा होता है, लेकिन काफ़ी लंबा समय गुजर जाता है, ये आते नहीं है अंदर अंदर से बाहर, रीवा और आयुष। तो सोचता है कि जाकर मैं भी देखता हूँ कि आखिर
नहीं अपने से बर्बाद ही हो जाए, बिस्तर में ही पड़ी रहे। बड़ा खुश था वो, उसके अंदर तनिक भी सनक नहीं थी कि आज उसने क्या हरकत करी है। उसको ये तो दुख था कि उसने अपने प्रेम को खत्म कर दिया, क्योंकि योगांत की आंखों के सामने अपने ही हाथों से उसने अपने ही प्रेम को राख राख कर दिया था। योगांत परेशान भी था थोड़ा, क्योंकि अब रीवा शायद उसको कभी भी हानि कर सकती, शायद कभी भी बातचीत नहीं कर सकती, लेकिन उतना खुश भी था क्योंकि अब वो आयुष के साथ गुलछर्रे नहीं उड़ा सकती। युगांत के दिमाग में पता नहीं क्यों आया कि यार क्या सच में रीवा खत्म हो गई? अभी तो रीवा जीवित है, और रीवा अगर जीवित है तो मारने का फायदा क्या? उसकी स्किन ही जली है ना, कल तो सर्जरी से सही हो जाएगी, कल फिर वो आयुष उसके साथ घूमेगा और फिर मैं उसको निहारूंगा। इससे अच्छा यही होगा खत्म कर दिया जाए रीवा को। अभी तक उसने प्लान बनाया था सिर्फ एसिड फेंकने का, लेकिन उसको पता था कि एसिड से कभी किसी इंसान की मृत्यु नहीं होती।
माँ बाप उधर फूट के रो रहे हैं, कोई कोई तो निकल नहीं पा रहा है, इधर उनका लड़का जेल में पड़ा हुआ है। लेकिन वो जेल में पड़े पड़े अब जब इतना सब कुछ गुजर जाता है तो जेल में एक बार माँ बाप आते हैं बहन के साथ, उसको देखते हैं, उसको धिक्कारते हैं, उसको 50 गालियां देते हैं कि तेरी वजह से सब बर्बाद हो गया, तूने अपने बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। अभी 2 ही साल तो दे दी थी ना, तेरे बहन की शादी होने वाली थी, शादी भी कैंसिल हो गई सिर्फ तेरी वजह से। पालिया लड़की, मिल गई सुकून, सड़ तुम मरे यहीं पर। अब याद रखना कि तेरे लिए माँ बाप और बहन हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं। वो जो तरीका होता है एक परिवार का अपने बच्चे को समझाने का, अब युगांत के अंदर वो आंखें पैदा होती हैं जब वो मर्म को लेकर आता है, जब वो अपने अंदर इमोशन को लेकर आता है। वो अकेली कालकोठरी में बैठकर इस चीज को महसूस कर रहा होता है कि किस तरीके से रीवा का उसने कत्ल किया, किस तरीके से उसने रीवा के ऊपर एसिड फेंका। वो बार बार अपने आप पर पछता भी रहा होता है, वो बार बार अपने आप को कोस भी रहा होता है। अब जब दिन गुजर जाते हैं, सब आपका बर्बाद हो जाता है, तब आप बहुत कुछ याद करते हो। वो बार बार रीवा को सोच रहा था, प्रेम कर रहा था, वो इतना प्रेम करता था रीवा से कि अब अचानक वो नफरत एकदम से खत्म होकर सिर्फ प्रेम पर तब्दील हो गई। उसके दिमाग में सिर्फ वो रीवा की खूबसूरत से स्माइल, उसके अच्छे से बाल, वो उसका बॉडी, वो उसका शरीर, वो उसकी बातें, वो उसके साथ हंसी मजाक, वो उसके साथ एक बैठना, बगीचे में बैठना, कभी कैंटीन के पास बैठना, कभी बेफालतू की वजहों पर लड़ाई कर देना, एक दूसरे के बाल नोच देना, कभी एक दूसरे के साथ टहलते टहलते उस जगह पर जाना जहाँ से साधन मिलते हैं। वो सारी बातें वो आज युगांत उस याद कर रहा है। वो रीवा की यादें, वो रीवा की अच्छाइयाँ, वो रीवा की खूबसूरती, उसका वो प्रेम, वो सब याद करता और बोलता कि नहीं मिला प्यार तो क्या हुआ, एक बार तो सही मैं उसको समझता, क्या पता वो मुझे मौका देती, क्या पता सब टूट जाता और मैं उसके। मैंने भी मार दिया। बोला क्या? बोला मैं भी किसी से प्रेम करता था और उसको मार दिया क्योंकि वो किसी और के साथ थी। तो सुरेश उसके कंधे पर हाथ डालकर बोलता है, भाई तुम तो मेरे भाई जैसे हो, भले खून के नहीं रहे लेकिन बातों में भी भाईचारा होता है। तुम बिल्कुल वैसे ही वारदात में हो जैसा मेरे साथ हुआ। तुमने भी वो मंजर महसूस करा जो मैंने महसूस करा। आज मैं बहुत सालों से यहां पर हूं। एक समय था जब मैं जेल में आया था, जैसे तुम आज आए हो।
मतलब बहुत गलत है। कुछ नहीं, बहुत गलत है ये। तुम्हारे घर में कुछ गलत हो चुका है, वो सही नहीं हो सकता। तुम्हारी बेटी भी चपेट में है किसी के, और तुम्हारा लड़का भी चपेट में है। तो माँ वहीं पर रोने लगी। बोले क्या करें भैया, कैसे करा जाए? तो बोले कि एक काम करते हैं, मेरे साथी हैं, संपर्की हैं, मैं तंत्र विद्याओं को जानता हूँ, मैं निगेटिव एनर्जी का आभास कर सकता हूँ, लेकिन रोक नहीं सकता। मेरे गुरु हैं, मैं उनसे बातचीत करके आता हूँ। अगले शनिवार का दिन रखा गया कि शनिवार को वो अपने बाबा जी को लेकर आएंगे, वो भी तंत्र विद्याओं में माहिर बाबा। वो आते हैं, और जैसे ही वो आए तो उनको आभास होने लगा कि इनके घर में कुछ तो है। आंगन में बैठे अपने तंत्र विद्याओं को चालू करने लगे। गोल सा घेरा सा लगाया, कुछ चावल का बनवाया, कई सारी चीजें मंगा रखी थी, कई सारी खुद से चीजें लेकर आए। तो वहां पर छोटा सा एक हवन कुंड जैसा होता है, आग से जला हुआ तांत्रिक वाला, उसको रखा जाता है और उस पर वो अपनी साधना चालू करते हैं। तो महसूस करते हैं कि जो चीज वो डाल रहे हैं उसमें चरचर चरचर की आवाज आ रही है। और उन बाबा का कहना है कि ये चरचर चरचर की आवाज तभी होती है जब घर में कुछ अजीब सा हो, घर में कोई बुरी शक्ति का वास हो। और ये चरचराती तभी है जब वो आत्मा होती है आसपास। और ये बात जैसे ही उसको पता चल जाती है लोगों को, वो सब के सब हैरान हो जाते हैं। तो बाबा बोलते हैं कि इसका कोई समाधान नहीं। ये जो तुम्हारे घर पर है ना, वो असामान्य है। आज तक मैंने ऐसी कोई आत्मा नहीं देखी जिसके साथ एक और आत्मा हो, प्रेमी आत्मा। उनका कहना है कि यहाँ पर एक लड़की है जो कि मर चुकी है, और उसकी दर्दनाक मौत तुम्हारे बेटे के द्वारा हुई है। और उस दर्दनाक मौत के मंजर में इतनी प्रताड़ित हुई वो लड़की जो किसी और से प्रेम करती थी, वो भी प्रेमी उसका भी खत्म हो चुका है, और वो प्रेमी रूपी आत्मा अपनी प्रेमिका के साथ बदला ले रही है। वो नहीं छोड़ेगी तुम लोगों को। जितनी जल्दी हो सके घर को छोड़ दो और यहां से चले जाओ। उन लोगों ने पूछा कि बाबा इसका कुछ तो सोल्यूशन होगा, कैसे करके कुछ तो बता दो। बाबा ने बोला मैं इन सब चीजों में हाथ नहीं डाल सकता। एक ऐसी आत्मा जो बहुत ही परेशान है और उसने प्रण लिया है कि जब तक मैं इस लड़के को बर्बाद नहीं कर दूंगी तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, और ये जब तक इसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है तब तक इसका कोई कुछ नहीं कर सकता, कितना ही बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो जाए। क्योंकि सिर्फ अब आप ये समझ लीजिए कि ये आत्मा अकेली नहीं है, ये कपल आत्मा है, इसके साथ एक और आत्मा है जो उसका सहयोग करती है। मैं रोकूंगा भी ना तब भी रुकेगी नहीं। मैं अचानक एक ही आत्मा पर कंट्रोल ले सकता, या लड़की पर लूंगा तो लड़का रोक देगा जो कि आत्मा है, तो मैं इस पर हाथ नहीं डाल सकता। बाबा को पता था, बाबा ने कई सारे ऐसे केसेस को हैंडल करा। कई बार बाबा को फिर भी धोबी पछाड़ मिला है, कई बार भूत प्रेतों ने इनको पटका भी था। तो डर भी था अंदर कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, और बाबा वहां से अपना टंड कमंडल लेकर चले जाते हैं और उनको वैसे ही उन्हीं के हालात पर छोड़कर चले जाते हैं। और ये बात तभी से लोगों के बीच में आई। लोगों का कहना है कि इनका घर पता नहीं क्यों अजीब सा हो गया है, सब बर्बाद होने लगे। इनके जो पिताजी काम करने जाते थे वहां से भी इनका काम खत्म हो गया, क्योंकि रास्ते में इनका एक्सीडेंट हो गया था और इस वजह से घर पर लग गए थे। बेटा भी परेशान था, घर के पिताजी भी बेड पर लगे थे, बहन भी हरकतें सही कर नहीं रही थी। लोगों को धीरे धीरे पता चलने लगा कि इनके घर में कुछ अजीब सी चीज़ें हैं। लोगों ने जाना बंद कर दिया, और ये आज भी घर है, अभी भी घर है, 2025 में भी घर है। पता नहीं क्या होगा इनका, आगे का भविष्य क्या होगा, ये इनका घर जाना है।